अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 फंक्शन इन सी। फंक्शन ये क्या होता है? इसे नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि कोड का ब्लॉक होता है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखी होती है जिनका कोई ना कोई नाम होता है। डेट परफॉर्म्स एन एक्शन। द स्टेटमेंट्स रिटन फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। यानी कि जो हमने स्टेटमेंट लिख के रख ली होती है वो तभी एग्जीक्यूट हो सकती है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फंक्शन, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है फंक्शन, यानी कि हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे कोड में ऐसे बहुत सारे पोर्शंस होते हैं, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो हमने बार बार करवाने होते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उनके लिए एक फंक्शन लिख के रख लेना है ताकि जब भी वो स्टेप्स में दोबारा से परफॉर्म करने पड़े हमें वो सारा कोड दोबारा ना लिखना पड़े। हम बस फंक्शन को कॉल करें और फंक्शन जो है वो सारा काम परफॉर्म करते हैं। प्रोग्राम में बिकम वेरी लार्ज इफ फंक्शंस आर नॉट यूज्ड। अब ये देखें, एक काम हमने 10 दफ़ा करवाना है, अगर वो हम फंक्शन में नहीं लिखेंगे तो हमें 10 दफ़ा अलग अलग से उसका सेम कोड लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा कोड जो है वो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। और इसका एक मेन पर्पस ये भी होता है कि आप ना अपने काम जो है वो स्टेप्स में डिवाइड कर लें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम लिख रहे हैं, आप जो सम है उसका फंक्शन अलग बना लें, डिवीजन का अलग बना लें, ऐड का अलग बना लें, फिर जब वो जो काम करना है आपने उसका वो फंक्शन जो है वो कॉल करके करवा लें। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रोग्राम है एक मैनेजेबल पोर्शंस में डिवाइड हो जाएगा। और अगर आप लोगों को कुछ भी एडिट करना है या किसी भी आपके आउटपुट में इशू आ रहा है तो आपको पता होगा मेरे फलां पार्ट में इशू है, मैंने बस उसी फंक्शन में जाके उसको चेंज करना है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शन, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ईजियर टू कोड, आपको कोड करना बहुत आसान हो जाता है। ईजियर टू मॉडिफाई, अगर उसमें कुछ भी आपने एडिशन करना है, चीज़ें चेंज करनी है, वो भी आप आसानी से उस पार्ट में जाके कर सकते हैं। ईजियर टू मेंटेन एंड डिबग, मेंटेनेंस से ही कि अगर आप उसका कोई इशू आ रहा है या फिर उसमें आपने मज़ीद बग्स फाइंड हुए हैं आपको, तो आपने उसकी डिबगिंग करनी है, उन बग्स को रिमूव करना है, तो वो भी आप उस पोर्शन के लिए सेपरेट कर सकते हैं। आपको सारे कोड में ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे इशू था और कहाँ पे नहीं था। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का आप लोगों को पता है कि एक दफ़ा हमने कोड कर लिया है और बार बार हम उसे क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? लेस प्रोग्रामिंग टाइम, यानी कि आप जब बार बार रीयूज़ कर रहे हैं बने बनाए कोड को, तो आपको प्रोग्रामिंग में टाइम भी कम कंज्यूम हो रहा है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन जो है वो कितने टाइप्स के हैं? फंक्शन 2 टाइप्स के हैं हमारे पास, यूज़र डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। यूज़र कौन होता है लैंग्वेज में? जो प्रोग्रामर होता है। ठीक है, आप हैं, आप अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप सी के या C++ के यूज़र्स हैं। और जो भी आपने फंक्शन अपना कोड लिख रहे हैं उसमें जो भी फंक्शन बनाना है तो वो कौन सा होगा? जो आपने बनाया होगा यूज़र डिफाइंड फंक्शन होगा। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं? जो लैंग्वेज में पहले से बने होते हैं, जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है उन्होंने लैंग्वेज में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस बिल्ट इन बना के रखे हुए हैं ताकि आप उनको यूज़ करके अपने काम करवा सकें। तो वो फंक्शन कौन से हैं? बिल्ट इन फंक्शंस हैं। प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए फंक्शन, यानी कि क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपना जो फंक्शन है वो लिख सकते हैं। ये देखिए, इसका सिंटेक्स देखें। सबसे पहले क्या रिटर्न टाइप है, उसके बाद जो आपने लिखते हैं फंक्शन का नेम है, और फिर आपने उसमें पैरामीटर्स पास करने हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में आपने स्टेटमेंट लिखनी है फंक्शन की। अच्छा जी, अभी इनको देखते हैं कि रिटर्न टाइप क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि आपने फंक्शन का मॉडल लिख दिया, उसका नेम लिख दिया है, सॉरी नेम कह रही हूँ, उसके बारे में बता दें कि आपके फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या होगी और आपके फंक्शन का नाम क्या होगा और उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो पास हो सकते हैं। रिटर्न टाइप से हमें पता चल जाता है कि हमारा फंक्शन जो काम करेगा उसके बाद वो हमें कैसा टाइप का वेरिएबल जो है वो रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम सम का फंक्शन बना रहे हैं
वो सम का फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर वो इंटीजर्स पे सम कर रहा है तो इंटीजर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप बतानी होगी कि वो इंटीजर है या फ्लोट है। अगर किसी आपके फंक्शन की कोई भी टाइप नहीं है तो यहाँ पे आपने वॉइड लिखना होता है, यानी कि उसकी नल टाइप है, कोई भी टाइप नहीं है, यानी कि मतलब वो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करा। फंक्शन नेम, फंक्शन नेम में आपने जो भी अपने फंक्शन का नाम रखना चाह रहे हैं, कैलकुलेट सम, सम या इंटीजर, सम ऑफ इंटीजर्स, जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं ये अपने खुद लिखना होता है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ, जैसे वेरिएबल के नेम के रूल्स होते हैं वैसे इसके रूल्स हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट में देखिए पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स जो है होते हैं जो हमने वैल्यूज़ पास करनी है, जिसके अंदर फंक्शन पे कोई ना कोई प्रोसेस होना होता है, उनको पैरामीटर्स कहा जाता है। पैरामीटर्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये देखिए ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। अगर आपने अकेला फंक्शन डिक्लेयर करना है ना तो आपने उसकी रिटर्न टाइप बतानी है, उसका नाम बताना है पैरामीटर्स, और लास्ट में सेमी कॉलन एंटर कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपके प्रोग्राम में पता चल जाएगा कंपाइलर को कि ऐसा फंक्शन प्रोग्राम में कहीं भी मौजूद है। अच्छा जी, अब है फंक्शन डेफिनेशन। सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन्स व्हाट ए फंक्शन डज इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन, यानी कि ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो बताती हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो क्या काम कर रहा है, उसको फंक्शन की डेफिनेशन कहा जाता है। फंक्शन डेफिनेशन हम कोड में कहीं भी लिख सकते हैं, मेन फंक्शन से पहले भी लिख सकते हैं, मेन फंक्शन के बाद भी लिख सकते हैं, और वी कैन राइट इट इन ए सेपरेट फाइल, यानी कि हम इसे सेपरेट फाइल में भी लिख सकते हैं। ये हमारी अपनी मर्जी होती है। और फंक्शन डिक्लेरेशन कब ज़रूरी है, जब हमने अपनी फंक्शन की डेफिनेशन जो होती है वर्ड मेन से पहले नहीं लिखनी होती, ठीक है, तो तब हम उसको लास्ट में डिक्लेयर करते हैं, ताकि जब कंपाइलर्स को कंपाइल करते हैं तो वो सबसे पहले वर्ड मेन से ऊपर देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। अगर वहाँ पे फंक्शन मौजूद नहीं है तो उसकी अगर डिक्लेरेशन मौजूद है तो उसे पता चल जाता है ये फंक्शन कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है पूरे आपकी फाइल में, तो उसको वहाँ पे ढूंढता है। तो इस तरह आपके फंक्शन यूज़ करने पे फिर एरर नहीं आता। तो अगर आपने फंक्शन वर्ड मेन से बाद में यूज़ करना है, बनाना है, तो आपने क्या करना है, आपने लास्ट में ऊपर डिक्लेयर करना है। लेकिन अगर आप उसे अलग से डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे तो आप इन प्रैक्टिस ये रखें कि आप फंक्शन हमेशा वर्ड मेन से पहले ही बनाएं। अच्छा जी, फंक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं। उसका सबसे पहला पार्ट जो है वो हेडर फंक्शन होता है, सॉरी फंक्शन हेडर होता है, और उसके बाद जो है दूसरा पार्ट उसका कौन सा होता है, फंक्शन बॉडी, यानी कि एक उसका हेडर होगा और बाद में उसकी बॉडी होगी। फंक्शन हेडर क्या है, अगर फंक्शन डेफिनेशन देखी जाए, रिटर्न टाइप लिखना है, फंक्शन का नेम और पैरामीटर लिखे हैं, वो उसका हेडर होता है, और ब्रैकेट के बाद जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं वो क्या होती है, फंक्शन की बॉडी होती है। फंक्शन कॉल क्या होता है, जब हम अपने फंक्शन को बना के रख लिया उसके बाद अपने वर्ड मेन में उसको यूज़ कर रहे हैं, किसी भी और फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको फंक्शन को कॉल करते हैं। हमने फंक्शन का नाम लिख के उसके अंदर जो है वो उसके पैरामीटर्स पास करने होते हैं। तो इस स्टेटमेंट से क्या होता है, आपका फंक्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। स्टेटमेंट डेट एक्टिवेट्स ए फंक्शन इज नॉन एज फंक्शन कॉल। फंक्शन इज कॉल्ड विद इट्स नेम, फंक्शन को उसके नाम से कॉल किया जाता है। जैसे हम लोग घर में एक दूसरे को अपने नामों से बुलाते हैं, तो इसी तरह जब भी हमने फंक्शन को कॉल करना है, हम चाह रहे हैं जो भी स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर लिखी हुई हैं वो चल जाएं, वो एग्जीक्यूट हो जाएं, तो हमने क्या करना है, हमने फंक्शन को कॉल करवाना है। अब फंक्शन जब कॉल होता है तो कौन से स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं, कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड, कंट्रोल उस फंक्शन में मूव हो जाता है जो आपने कॉल किया होता है। ऑल स्टेटमेंट इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड, फिर फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें लिखी होती हैं ना वो एग्जीक्यूट होती हैं। कंट्रोल रिटर्न बैक टू द कॉलिंग फंक्शन, अब जब सारा कुछ आपने स्टेटमेंट फंक्शन के अंदर लिखा हो चल गया तो कंट्रोल जो है वापस जहाँ पे उसे कॉल किया गया था जहाँ से उधर चले जाता है। अब ये आपने बात जो है वो ध्यान में रखनी है कि अगर आपने फंक्शन बना लिया है और उसको कॉल नहीं किया तो वो फंक्शन जो है कोई भी काम नहीं कर सकेगा, मतलब जो भी वो काम करे वो काम नहीं होगा। आपने उसको वर्ड में लास्ट में कॉल करना है अगर आप चाह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं। अब हमारे पास है पासिंग पैरामीटर्स टू फंक्शन, यानी कि हमने फंक्शन में पैरामीटर्स कैसे पास करने हैं।
पैरामीटर्स हमने पढ़ा था जो फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको पैरामीटर्स कहते हैं। तो पैरामीटर्स हमने भेजने कैसे हैं, उसको उस अमल को कहते हैं पासिंग पैरामीटर्स। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम उसकी ब्रैकेट में नाम के बाद जो है पैरामीटर्स पास कर रहे होते हैं पैरेंथेसिस में, और अगर हमारे पैरामीटर्स ज़्यादा हैं, यानी कि हमने सम कैलकुलेट करना है 3 या 4 नंबरों का, तो हमने क्या करना है, हमने कॉमा सेपरेटेड वो नंबर्स लिखने होते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमा कॉमा लिख के हमने नेक्स्ट वेरिएबल्स जो है वो पास करने होते हैं। और अगर आपने ऐसा फंक्शन बनाया जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो आपने उसको खाली रख देना होता है पैरेंथेसिस को। पैरामीटर्स इन फंक्शन कॉल आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर्स। जब हमने फंक्शन को कॉल करते वक्त जो पैरामीटर ब्रैकेट में लिखे होते हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर्स क्या कहते हैं। और जो पैरामीटर हमने फंक्शन की डिक्लेरेशन के अंदर या डेफिनेशन के अंदर लिखे होते हैं वो कौन से होते हैं, वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। अभी ये सामने आपके एक बुक का पेज है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए यहाँ पे अटैच किया है। अब ये देख लें, ये अगर अकेला इतना पोर्शन था, सिर्फ इतना, जहाँ पे देखें वर्ड शो इंट लिखा हुआ है और सेमीकोलन लिखा हुआ है, ये क्या है, आपके फंक्शन की डिक्लेरेशन है। और पूरी डेफिनेशन कहाँ पे, इधर लिखी हुई है, वर्ड मेन इंट लिखा हुआ है और इंट नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर ये जो होगा ये पैरामीटर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर इज, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा उस नंबर को क्या करेगा, डिस्प्ले करवा देगा ये फंक्शन। फिर अब मैंने आपको भी बताया था कि फंक्शन डिक्लेरेशन कब यूज़ करते हैं, जब हमने वर्ड मेन से ऊपर जो है ये फंक्शन नहीं लिखना होता। ये फंक्शन जो है वर्ड मेन से ऊपर नहीं लिखा हुआ, ये कोड में कहीं नीचे करके लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो हमने ऊपर इसको डिक्लेयर कर दिया और पूरे का पूरी डेफिनेशन जो है वो इधर दे दी है। अब देखिए वर्ड मेन के अंदर क्या बनाया, सबसे पहले इंट एन का वेरिएबल बनाया है और फिर स्क्रीन पे क्या दिखाया है, एंटर नंबर। उसके बाद स्कैन ऑफ करके हमने यूज़र से इनपुट लिया है, वो एन में स्टोर हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस अमल को कहते हैं फंक्शन कॉल। हमने फंक्शन का नाम लिखा है और ब्रैकेट में क्या कर दिया, पैरामीटर्स लिखे हैं। और फंक्शन कॉल के अंदर जो पैरामीटर हम लिखते हैं उनको क्या कहते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स। तो ये कौन से पैरामीटर्स हैं जो शो एन के अंदर लिखे हुए, ये एक्चुअल पैरामीटर है शो एन जो है। जब हमने ये इसे कॉल किया है और जब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, कंट्रोल इधर से मूव करके इधर आ जाएगा और पैरामीटर जो इधर पास होगा वो कौन सा होगा, फॉर्मल पैरामीटर कहलाएगा। एन में कुछ भी वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जांपल 5 है अगर, तो 5 आके इस नम में कॉपी हो जाएगी वैल्यू। और फिर क्या होगा, फिर जब फंक्शन कॉल हो गया, कंट्रोल इधर मूव हुआ, नम 5 वैल्यू जो है वो नम में आ गई है, फिर प्रिंट एफ की लाइन चलेगी तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, द नंबर इज़ 5, ठीक है, अगर नम में जो है वो 5 पड़ा है। अब इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं, वर्ड है, वर्ड का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पे हमने रिटर्न करके कुछ भी नहीं लिखना। और उसके बाद ये प्रोग्राम ख़त्म होगा जब सारी इसकी लाइनें चल जाएंगी, एक स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट हो जाएंगी, तो कंट्रोल जो है वापस यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ एंड ऑफ प्रोग्राम, ये स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। तो इसमें इस एग्जांपल में सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन है। फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन पूरी लिख के बताई गई है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या हैं जो हमने फंक्शन को कॉल करके वक्त लिखे हैं, और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या हैं जो हमने फंक्शन के अंदर लिखा होता है, जो फंक्शन की डेफिनेशन में लिखा होता है वो फॉर्मल पैरामीटर होता है। रिटर्न वैल्यू जैसे कि अभी मैंने लास्ट फंक्शन में कहा कि इसमें कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं है क्योंकि इसकी टाइप जो है वो वॉइड है, इसमें मैंने कुछ भी रिटर्न नहीं किया। वैसे आपके फंक्शंस जो हैं कोई भी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सम कैलकुलेट करवाया होता तो आपने सम का जो आंसर था वो लास्ट भी रिटर्न करना था। अगर आपने प्रोडक्ट कैलकुलेट करवाया होता तो उसका आंसर भी जो है वो रिटर्न करना था। लेकिन कई फंक्शंस होते हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करवाते, तो उसमें जो है हम वर्ड लिख देते हैं उसकी टाइप। जैसे कि हमारे पास ये फंक्शन था, इसने बस स्क्रीन पे आउटपुट दिखाया, इसने कुछ भी कैलकुलेशन करके वापस नहीं भेजना, तो इसकी टाइप क्या है, वॉइड है।
int is used as return type if the function returns integer value। अगर आपने integer value रिटर्न करनी है तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, int होगी। और अगर फ्लोट रिटर्न करनी है तो उसकी टाइप क्या होगी, फ्लोट होगी। रिटर्न कैसे करना है, आपने रिटर्न लिख देना और उस एक्सप्रेशन लिख देना। रिटर्न ए, फॉर एग्जांपल ए में 5 पड़ा है, रिटर्न ए लिख दें, रिटर्न 10, जो भी आपने रिटर्न करवाना चाह रहे हैं कैलकुलेशन जिसमें भी स्टोर है वो आपने लिख देना रिटर्न करके। अब हमारे पास है टॉपिक जो है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है, ऐसे वेरिएबल्स जो हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए होते हैं उनको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहा जाता है। लोकल वेरिएबल को ऑटोमेटिक वेरिएबल्स भी कहा जाता है और ये हमने बस फंक्शन के अंदर जो बनाते हैं उनको लोकल वेरिएबल कहते हैं। और इसका सिंटैक्स क्या है, आपने ऑटो लिखना है, फिर इसकी डाटा टाइप लिखनी है और फिर आइडेंटिफायर जो भी आपने नाम रखे वेरिएबल का वो लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल बनाया है मार्क्स, तो मैं क्या लिखूँगी, ऑटो फिर स्पेस फिर इंट फिर मार्क्स, ठीक है। अब इसमें आप एक बात का ख्याल रखेंगे कि ऑटो का यूज़ जो है वो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। हम ऑटो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, ये हमारी अपनी मर्जी है। लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है और उसकी लाइफ टाइम क्या है। स्कोप का मतलब है कि आपका वो वेरिएबल किस हद तक इस्तेमाल हो सकता है, तो वो इसका स्कोप कहलाता है। अब ये जो वेरिएबल होता है लोकल वेरिएबल, वो जिस फंक्शन में बना होता है वो उसी फंक्शन के अंदर बस इस्तेमाल हो सकता है, तो उसका स्कोप जो है वो उसी फंक्शन तक ही लिमिटेड होता है। लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल, लाइफ टाइम का मतलब है कि वो मेमोरी में यानी कि हमारी रैम में कब तक रहता है। वो हमारे रैम में तब तक रहता है जब तक कि वो उस फंक्शन का लाइफ टाइम जो है वो चल रहा होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी कंट्रोल जो है फंक्शन में एंटर हो गया, वहाँ पे वेरिएबल बन गया, वो वेरिएबल बना रहेगा और जब आपका फंक्शन ख़त्म होगा, कंट्रोल वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, तो आपका वो जो उसके अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स बने थे वो सारे के सारे जो हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मेमोरी से। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी फंक्शन से बाहर बनाए जाते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर हम इनको नहीं डिक्लेयर करते, ये फंक्शन से बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं और इनको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। और ये वेरिएबल्स जो हैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉइड मेन भी हमारे पास एक फंक्शन है और सम भी हमारे फंक्शन है। अगर हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है तो हम वो वॉइड मेन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकेंगे, सम वाले में भी इस्तेमाल कर सकेंगे, अगर हमारे पास कोई तीसरा फंक्शन है उसमें भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अब स्कोप जो है ग्लोबल वेरिएबल का वो कौन सा है, ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप ये है कि ये हर फंक्शन में एक्सेस होता है, अब इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, और लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, लाइफ टाइम इसकी कितनी ज़िंदगी होती है, यानी कि हमारी मेमोरी में कब तक रहते हैं। जब तक कि आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा है वो मेमोरी में है, तब तक आपका ग्लोबल वेरिएबल भी मेमोरी में रहेगा। तो इसकी जो लाइफ टाइम है वो प्रोग्राम की लाइफ टाइम के साथ ही होती है। जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गई, प्रोग्राम बंद हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये जो आपका ग्लोबल वेरिएबल है वो भी मेमोरी से रिमूव हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अब आप लोग इससे अपनी बुक से भी स्टडी करें, इसको भी ध्यान से सुने और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही वो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।